हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से अमित जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने सेल के बारे में वैसे हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया था, तो उस समय जब हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पहले से हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। बस ये इस पार्ट में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बेसिकली समझेंगे। और पहले उसके पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें। वैसे तो आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में हर जगह पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन फिर भी आपके बुक में एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको इसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है बच्चों। तो सेल के बारे में बोला जाता है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना हुआ है। तो हमारे बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है वो सेल ने बनाया है। और हमारा हम बोल रहे हैं कि हम फंक्शन कर रहे हैं, मेरे हाथ जैसे मूव कर रहे हैं, हम अपने हाथों से लिखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये बोल रहे हैं अपने इस ऑर्गन से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मतलब ये भी तो हुआ कि मेरे हाथ में प्रेजेंट सारे सेल मिलके साथ में काम कर रहे होंगे। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो फंक्शन कर रहे हैं वो हम नहीं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट सारे सेल फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात अलग है कि वो सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलके एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी का वो अल्टीमेटली बना तो सेल का ही है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए क्यों इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, तो हम लोग यही आंसर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा यह जो सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल की, सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, फिर भी सेल की डिस्कवरी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो जो सेल था वो नॉन लिविंग सेल था। उन्होंने जैसे कॉर्क का जो कॉर्क होता है, कॉर्क हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, जो कॉर्क होता है आउटर मोस्ट, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्क एमियम डिवाइड करती है, फिलोजन डिवाइड करके जब फिल्म का फॉर्मेशन करती है तो फिल्म या कॉर्क कहते हैं। वही कॉर्क जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, उसी से वो मतलब एयर एयर के लिए वाटर के इम्परमेबल होता है। तो उससे क्या करते थे पहले, अब भी बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं। आप लोगों से बात हुई भी थी कि जैसे वाइन की बॉटल है उसको उसमें उसको यूज़ करते हैं। तो उस कॉर्क से क्या करते हैं, उस शीशे की बोतल को उसे ढक्कन लगा देते हैं। तो वहाँ पे जब ढक्कन लगाते हैं तो एयर टाइट चैम्बर की तरह काम करता है। तो उन्होंने उस समय पहली बार उनके दिमाग में आइडिया आया कि ये बना किस चीज़ का है। तो उन्होंने उसको थिन स्लाइस कट करके, और उन्होंने अपने उस समय जो उनके पास अवेलेबल माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने उसको देखा तो उसमें उनको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने इस फिगर को अपने बुक में भी दिखाया था। इस छोटे छोटे स्मॉल स्पेस को उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने इस छोटे छोटे स्पेस को बाद में सेल बोला। लेकिन ये सेल क्या थे, नॉन लिविंग थे। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने उस समय का अपने इस समय का बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप बनाया। जब उन्होंने हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप बनाया तो उनके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी आई कि वो हर छोटी छोटी चीज़ को देखना चाहते थे, आखिर कि यहाँ क्या है। जैसे उन्होंने गंदा पानी लिया, गंदा पानी में लेने के बाद उसमें उन्होंने देखा तो छोटे छोटे एनिमल्स दिखे, यूनिसेलर एनिमल्स दिखे। वो यूनिसेलर को बाद में उन्होंने एक सेल के बारे में बताया कि ये भी एक सेल है। तो लिविंग सेल के बारे में फर्स्ट किसने बताया, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इवन उन्होंने ब्लड में भी ब्लड को भी माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें आरबीसी दिखाई दिया, तो आरबीसी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो इस तरह से एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि हमारे बॉडी में हमारे जो लिविंग सेल्स है उनके बारे में बताया। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी फर्स्ट किसने किया था, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कहा जाए, आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल की डिस्कवरी किसने किया था, तो आप लोग रॉबर्ट हुक बोलेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले सेल तो इन्होंने खोजा, भले डेड ही खोजा, ये खोजा मतलब डिस्कवर किया, तो लेकिन किया तो इन्होंने ही नहीं ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट आए
जिन्होंने सेल पे और काफ़ी और अच्छा वर्क किया, सब और अच्छे से वर्क कर लिया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब सेल को और लोगों को मन में जानने की इच्छा हुई कि सेल क्या है, सेल कहाँ होता है, क्या फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, उन सारी चीज़ों को वो देखना शुरू किए, ऑब्जर्व करना शुरू किए। जब इन सब के बारे में उन्होंने देखना और समझना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होता गया, माइक्रोस्कोप अच्छे से आता गया, तो सेल के बारे में डिस्कवरी अच्छे से होने लगी। तो जब एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी के थे, मैथ्यू स्लेडन, और एक साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान, उन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी के बारे में बताया। तो आप ध्यान रखना है, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, स्लाइडन एंड स्वान। डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, स्लाइडन एंड स्वान। तो एक एक करके पहले दोनों के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग सेल थ्योरी को समझेंगे। ये जो साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट जर्मनी के हैं। देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है, पहले ये स्वान थे, वो इंग्लैंड का बताया जाता था और इनको जर्मनी का बताया जाता है, लेकिन अभी जो करंट करेक्शन हुआ है उसमें दोनों लोगों को जर्मनी का ही बताया जाता है। और ये आपके बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने स्वान ने क्या किया, स्वान ने प्लांट स्टडी कर, जो बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने प्लांट पे स्टडी किया। तो प्लांट पे स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि प्लांट में लीफ है, स्टेम है, रूट है, प्लांट और जितने इनके ऑर्गन है वो क्या बन रहे हैं, सेल या ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बन रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, उन्होंने प्लांट पे स्टडी करके उन्होंने बताया प्लांट में जितने उसके ऑर्गन हैं वो सेल या ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है, लेकिन उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल बोला, टिश्यू टर्म उसमें नहीं दिया गया। तो फिर उसके बाद ये 1838 की बात है। 1839 में थियोडर स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल पे स्टडी किया और प्लांट पे भी स्टडी किया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वान जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों को स्टडी किया। उन्होंने भी सेल के फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब अगर बोला जाए जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में, और सेकेंड आउटर मोस्ट बॉडी जो प्लांट सेल में है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखा कि प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, थिन है, एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसको उन्होंने सेल वॉल नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक छोटा सा डिफरेंस है। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के अलावा आउटर मोस्ट कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में उस सेल मेम्ब्रेन के अलावा आउटर मोस्ट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर का उन्होंने नाम तो कुछ नहीं दिया, बस इसके बारे में ऐसे बताया था। दोनों स्लाइडन और स्वान दोनों लोग क्या कर रहे थे, दोनों सेम टाइम पे लगभग सेम ही बात कर रहे थे। तो सेम ही बात कर रहे थे दोनों लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक सेल थ्योरी बनाया जाए। तो उन्होंने सेल थ्योरी दोनों लोगों ने बनाया। तो सेल थ्योरी में बहुत सारी बातें गई, जो आपके एनसीईआरटी में जो बात मेन दी गई है कि सेल थ्योरी में एक जो स्टेटमेंट दिया गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलके हुए प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए। सेल थिन आउटर लेयर plasma membrane, he also found the plant cell have cell wall। ठीक है, तो ही उन्होंने भी क्या हाइपोथेसिस दिया कि जितने एनिमल्स हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट के मिलके बने हुए हैं। तो इसका सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट ये है, इसके बारे में बताया गया। लेकिन इसके बाद इन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा आप लोग ने सेल थ्योरी दिया, सेल के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन आप लोग बताइए कि ये जो सेल है ये सेल बनता कैसे है। जैसे एक सेल है, वो सेल बना कैसे, आया कहाँ से, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसका वो आंसर नहीं दे पाए। तो उनका ये ड्रॉबैक निकलेगा कि आखिर क्या हो रहा है, कि कैसे नया सेल बन रहा है, इसके बारे में दोनों लोग आंसर नहीं दे पाए। तो फिर 1855 में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बोला ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। बताइए, इसी से जैसा मिलता जुलता एक स्टेटमेंट और था, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बताइए जरा उसका नाम। अरे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, वायरस में हम लोगों ने पढ़ा था। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसका मतलब होता, एमडब्ल्यू बेजनिक ने दिया था, इसके बारे में बताया था। तो वैसे ही यहाँ ओमनी सेल्ला ई सेल्ला है, इसका मतलब होता है जितने सेल्स होते हैं वो पुरानी सेल से बने होते हैं, या एनसीईआरटी का स्टूडेंट बोला जाए ऑल सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले सेल एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं के डिवीजन से नया सेल बना है। ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने।
तो बाद में जाके तब जाके सेल थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। तो सेल थ्योरी के ये दो स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों के, तब जाके उन दोनों लोग की जो बातें हैं वो कंप्लीट हुई और सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। तो सेल थ्योरी बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये। इवन साइंटिस्ट के नाम, ईयर और क्या स्टेटमेंट दिया था, ये ओमनी सेल डाइसेल, ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सेल जो होते हैं, क्या यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई डिफरेंस होता है और सिमिलरिटी क्या होती है। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की बात करें, अगर आपसे पूछे जब मेन डिफरेंस क्या होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आपको बताना होगा कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे जनरली होता है क्या बच्चे, डिफरेंस बहुत सारे बताते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस को प्रॉपर्ली वो नहीं बताते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो दोनों सेल में पाया जाता है। हाँ, राइबोसोम, वेरी गुड, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। हाँ, स्ट्रक्चर अलग है, वो 70S है प्रोकैरियोटिक का, वो 80S है, वो अलग बात है, लेकिन पाए तो जाना है। दैट इज अ कॉमन, ओनली कॉमन स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन बोथ सेल्स। ऑर्गेनेल की बात करें, सेल स्ट्रक्चर नहीं बात कर सकते। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म दोनों सेल में पाया जाएगा, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में उसमें भी पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल में, स्ट्रक्चर को और अच्छे से बोले तो सेल ऑर्गेनल जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को इसलिए हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनल कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल सब में पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम बताया गया है कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। वो जितने सेल में केमिकल एक्टिविटी होती है या सेलुलर एक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं कि जैसे साइंटिस्ट ने सेल के सारे ऑर्गेनल बना लिए हैं, सारी चीज़ें बना ली हैं, साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन भी जानते हैं, लेकिन अभी तक लिविंग साइटोप्लाज्म नहीं बना सके, जिससे कि वो लिविंग सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। जिस दिन लिविंग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी ऑर्गन गड़बड़ हुआ किसी का, वो हमारे बॉडी का एक सेल लेके उससे लिविंग सेल का फॉर्मेशन को शुरू कर देंगे, और लिविंग सेल बनते बनते जो भी गड़बड़ी है वो सारी चीज़ को ठीक किया जा सकता है एक बार में। ये बहुत ही एडवांस बात हो जाएगी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग होगा, जिससे कि वो लिविंग सेल नहीं बना पा रहा है, साइटोप्लाज्म लिविंग नहीं बना पा रहा है। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल होते हैं, सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी का मेन जगह है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। राइबोसोम देखिए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूछ लिया जाता है। राइबोसोम के बारे में अगर थोड़ी और भी बात कर लें, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पहले से एक ऑर्गन है, जो पहले से ऑर्गेनल है, उसके अंदर हम लोग कोई ऑर्गेनल को रख दें तो बोलेंगे ना ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, तो वही तो बात है यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल में। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। फिर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। फिर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होता है साइज। और फिर आपके एनसीईआरटी में कुछ इमेज दिए गए हैं, कुछ डेटा दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसीज का 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। तो इस तरह की बातें हैं। आप लोग देखिए जरा, यहाँ सेल का स्ट्रक्चर अलग, यहाँ का स्ट्रक्चर अलग, ये सारे स्ट्रक्चर अलग। अगर आप लोगों से पूछा जाए सेल का स्ट्रक्चर क्या हर जगह अलग अलग क्यों होता है, सारे सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों, एक ही जैसा होना चाहिए? तो नहीं, तो अगर ये बात है एक ही तरह का नहीं रख सकते, क्योंकि सारे सेल का फंक्शन अलग अलग है। जब फंक्शन अलग अलग है तो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ता है। जैसे इसकी बात करें, आरबीसी की बात करें, बाइकॉन्केव बनाया गया है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सके। तो आपकी एनसीईआरटी की इमेज है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह से हमारा जो यूकैरियोटिक सेल का पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे कि कौन सा सेल है, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो किसका कॉलुमिनर शेप है, किसका क्यूबॉइडल शेप है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आएंगे यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।